मेरे पिताजी और मेरे माँ इसके पूरी खिलाफ में थे। Okay. ये गरीब लोग करते हैं, ये गरीब लोग करते हैं। आज काफी स्पेशल वीडियो है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ था। मैंने बहुत से लोगों को पूछा, रैंडमली ऐसे ही पूछा कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है। उन्होंने पिकासो, राजा रवि वर्मा, बहुत से ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट के नाम लिए। एक दो आर्टिस्ट के सब लोगों ने नाम बताया कि उनके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट वो है। सबसे ज्यादा लेने वाला नाम था विजय विश्वाल जी का। उनको पता नहीं था मैं क्यों पूछ रहा हूँ, अभी उनको पता चलेगा। सर से बात करने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो पॉडकास्ट ही बनाया जाए। मुझे लगा कि मैं खुद अकेले जाके उनसे मिलने से अच्छा मेरे साथ अगर आप सब लोग उनसे मिले तो काफी अच्छा होगा और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उनके साथ ढेर सारी बातें की है। आई होप आप पूरा पॉडकास्ट सुनो। तो चलो, वेलकम टू सैंकी व्लॉग्स विद न्यू पॉडकास्ट। अभी सीरीज आएगी, मजा आएगा। बहुत से आर्टिस्ट के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, उन सबके पॉडकास्ट आप मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करो। एंड चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद विजय विश्वाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप नागपुर में कब आए? मेरी एक्सेंट से आपको पता चल जाएगा कि मैं मराठी नहीं हूँ Yes. और मैं यहाँ का नहीं, ठीक Right. है। तो नागपुर भी एक तरह का कस्मोपोलिटन से मैं उड़ीसा से आया हूँ। Yeah, उड़ीसा right. बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो मेरी बर्न ब्रॉटअप वहीं पे हुई और यहाँ रेलवे ने मुझे यहाँ पर लेके आ गया। Oh. रेलवे में मिल गई जब, Yes. और वो मिली नागपुर में। बस उसके बाद फिर मुझे नागपुर अच्छा लगने लगा है, और क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का दिल एक तरह का है, लिटरली 0 माइल है यहाँ पे। मैंने भी सोचा क्या यहाँ पे आए, तब समझा कि नागपुर इंडिया के बीच में आता है। शुरुआत के दिन मैं जानना चाहता हूँ, घर का आपका बैकग्राउंड पहले कैसा था, जब आपका बचपन था, जैसे हमारे एज में या फिर हमसे भी कम, मतलब स्कूल के टाइम से हम शुरू करते हैं अगर। लंबी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि बचपन में बहुत ही कलरफुल था, इंटरेस्टिंग था। मैं बताऊंगा शायद आज की जनरेशन का, आज के बच्चे, मेरे बच्चे भी शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाए हों जितना हमने एंजॉय किया। उड़ीसा का सेंट्रल पार्ट में हमारे पिताजी का अच्छा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हमारे मेडिसिन का स्टोर था, मेरे पिताजी वहीं बैठते थे। तो अच्छा इनकम का सोर्स था मेरे फादर का, और ज़मीन जायदाद कई सारे थे। और चूँकि हम फार्मर फैमिली जिसको कहते हैं ना, फार्मिंग जो कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, वो हमारा रियल कम्युनिटी में फार्मिंग कम्युनिटी, जैसे आप यहाँ शेतकरी कहते हैं, वही कम्युनिटी है हमारा एक्चुअली। तो उसी से हम बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड है, जहाँ पे आर्ट क्या होते हैं उनको शायद पता नहीं है। उनको वहाँ पे ऐसा था कि रास्ते के साइड में जो साइन बोर्ड बनाते हैं, या तो मोटरसाइकिल के जो नंबर प्लेट बनाते हैं, उनको M.F. हुसैन या पिकासो कहा जाता है। वही आर्टिस्ट होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, वही आर्टिस्ट है। क्योंकि आर्टिस्ट का डेफिनेशन ऐसा ही था, और आज यूजुअल इंडिया में ये अभी भी है कि आर्टिस्ट बहुत उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ठीक नहीं होते, थोड़ा झोला छाप होते हैं। तो इसीलिए कोई भी पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को दोष भी नहीं दूंगा। मेरा टैलेंट था बचपन से, जैसे कि मैं अभी तक शुरू ही नहीं किया, क्योंकि जब से मैं होश संभाला तब से मैं लकीरें खींच रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट पेंटिंग, इट्स अबाउट प्लेइंग विथ फॉर्म। आपको रंगों से प्यार होता है, आपको फॉर्म से प्यार होता है, आप कुछ खींचना चाहते हो, जो भी आपको, ये हो सकता है फ्लावर हो सकता है, इसका चेहरा हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, जो भी ये चीज़ें को फॉर्म करने में माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप बैठे हो और आपको लगा एक कार का जो विंडशील्ड में डस्ट है, और उसमें आप एक छोटी सी तिनका से आप लकीर खींच रहे हो, ये वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज था। वही एक्चुअल ग्रोथ का स्टेज वही होता है कि आपको डिस्कवर करते हो। आप नदी में जाते हो, गिले रेती में आप लकीर खींचते हो, तो उसमें खूबसूरत लकीर निकलती थी, तो आपको लगता था कि ये आपको आनंद देती थी। तो उस समय ऐसा नहीं था कि आर्टिस्ट एक प्रोफेशन हो सकता है, इस हिसाब से हम नहीं करते थे कि पेंटिंग करना। मुझे आनंद मिलता था फन बनाने, और मैं तारीफ के भूखा था। कोई अगर तारीफ करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सारे आर्टिस्ट को ये लगता कि मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगता था। और क्लास में सबसे मैं बेस्ट अच्छा पेंटिंग भी करता था। पेंटिंग है वही है, चित्र बनाता था। और ड्राइंग क्लास मेरे सबसे फेवरेट थे, सबसे फेवरेट ऑब्वियसली ड्राइंग क्लास है। लैंग्वेज स्किल मेरे ठीक था, तो मुझे लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। आज यूजुअल वेरी बैड इन स्टडी in your school? Average student, I think I was good. Little
above average maybe as a hard working student and और शांत या फिर मस्ती खोर? not exactly फर्स्ट बेंचर, लास्ट शांत में भी बेंचर, नहीं कह सकते और मस्तीखोर में भी नहीं कह मिडिल सकते। बेंचर? या हाँ, मैं थोड़ा पॉपुलर भी था, गाना वाना गाता था मैं। ओह हाँ नाइस। तो अभी भी तो लोग जानते हैं मैं हाँ डांस भी मैंने करता आपके सुने हैं हम। मैं डांस भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अभी तो कश्मीर या में आई अभी तो सीन। हमने कश्मीर में धूम मचाए थे। तो कह रहे ये सब पार्ट पार्सल। तो मैं बोरिंग नहीं था, कहने का मतलब मैं बोरिंग नहीं था और पढ़ाई ठीक ठाक था। सिर्फ मैथमेटिक्स मेरा एक्चुअली स्किल था। वेरी बैड इन मैथमेटिक्स, पुअर कहा जाए, बट मेहनत करके मैं कैसे भी तो पास किया। बट मैथमेटिक्स वाज समथिंग दैट आई वाज नॉट आपने कभी कॉपी की है यानी स्कूल में? नो नेवर। एग्जाम में? आज भी मैंने मुझे लगता था वो पाप है। कहते हैं ना पाप का डेफिनेशन क्या होता है मुझे नहीं पता था Okay. उस समय में, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट क्या नहीं होता। लेकिन आपको पेरेंट्स, आपकी टीचर्स उस समय जैसे आपको बताई जाती थी उसी हिसाब से मैं तो, क्योंकि वो हमको लगता था कि बुरे बच्चे जो है वो कॉपी करते हैं तो झूठ नहीं बोलना, तो हम उसको सीरियसली लेते थे। बचपन हम जब डेफिनेटली झूठ बोले होंगे, मम्मी से झूठ बोले होंगे कि हम यहाँ खेलने नहीं गए थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो इस तरह का झूठ चलता था। लेकिन हाँ, दिस इज समथिंग आई टुक सीरियसली, मैंने कभी कभी नहीं किया ये बात। नो नो नेवर नेवर। इवन सिर्फ वो नहीं, हमारे घर में किसी ने भी, मेरे बड़े भाई जो है डॉक्टर, पिछले 30 साल से इज इन मलेशिया में रह रहे हैं। इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरापी। तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा, तो मैं एक अच्छा बच्चा था, मैं प्रॉब्लम नहीं देता था और मुझे पेंटिंग, वो कहते ना, वो चित्र करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत एंजॉय करता था। और क्लास में, ड्राइंग क्लास में कई बच्चे होते थे जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता, जो होशियार बच्चे होते थे, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, उनकी पेंटिंग अच्छी नहीं होती थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनका ये जो है ना, कहते हैं ना, कुछ लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाली बात है, वो सही है। क्योंकि मेरा लेफ्ट ब्रेन काफ़ी थोड़ा सा ठीक ठाक था, इतना भी ये पुअर नहीं था, क्योंकि मेरा लिंग्विस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा था। मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे जियोग्राफी बहुत अच्छा लगता था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, लिखना भी बड़ा अच्छा लगता था, साहित्य में मेरी रुचि थी, कविता में मेरी रुचि थी, कहानी में रुचि थी, किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब मेरा लेफ्ट साइड भी ठीक ठाक था और राइट साइड abnormally डेवलप था, अभी भी है। मैं राइट साइड से ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है, क्रिएटिवली सोचता हूँ, थोड़ा एस्केपिस्ट भी है, क्योंकि प्रॉब्लम आई तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, हमको पेंटिंग से मतलब, हमको ये सब मतलब, जैसे कि फाइनेंशियली राइट नाउ। इससे यहाँ पर यहीं भी आते हैं कि मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरी शादी एक ऐसी हमारी पत्नी से हुई जिनकी लेफ्ट ब्रेन डेवलप्ड है। लेफ्ट ब्रेन में उनका, देखिए, एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है, वो स्मार्ट है और वो मैथमेटिकली साउंड है। तो Don't tell me she is CA. No. But No. she was good in studies. She was a science student. Okay. I was an art student. She was a science student, and she was a lecturer. Oh. She was a professor over there in Odisha. But she quit her job Okay. to join me here. Okay. So mathematically वो strong है, तो analytical power ज़्यादा है, she is smart. तो वो मेरे घर का पूरा फाइनेंशियल भी वही हैंडल करती है, तो मैं पूरी क्रिएटिव साइड हैंडल करता हूँ। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, राइट। तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ने से क्या होगा, और डिसीजन सही हो लेती है। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बट वो नहीं होती, उनमें वो ठहराव है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा घर भी बढ़िया चल रहा है और मैं पेंटिंग अच्छा कर रहा हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट मिलती है कि आप क्रिएटिव लैब सोचो, आप इसके ऊपर ये सब चीज़ें जो पेचीदा चीज़ें होती है, बिल्स कहाँ भरनी है, मुझे पता नहीं है कैसे बिल भरी जाती है। अगर सडनली मिसेस कहीं चली जाती है तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मैं फंसता, मैं मेरी बेटी को बोलता हूँ, बेटी थोड़ा सा देखो तो मेरी मम्मी कैसी करती थी, तो आई एम लाइक दैट। तो ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि मेरा राइट ब्रेन डेवलप था और उसी हिसाब से मैं पेंटिंग करता रहा और पढ़ाई भी चालू रही मेरी, पढ़ाई में ठीक ठाक रहा जैसे मैंने आपको कहा, और पेंटिंग भी करता रहा। ये जो पैशन, ये जो जुनून है, मैंने कभी छोड़ा नहीं, ये हमेशा के लिए रहा मेरे साथ, अभी तक है और ये बढ़ता गया।
ये जो पागलपन है इसको पागलपन कहते हैं। Yeah. तो ये बढ़ता गया, इट्स काइंड ऑफ मैडनेस, शेयर मैडनेस। आपको बहुत आनंद आता है जब आप पेंटिंग करते हो। और इस एज तक करने वालों को तो 100% मैडनेस ही कह सकते हैं। राइट राइट। नहीं इतने साल तक परस्यू हमारी क्यों हॉबी। नहीं, मुझे कामयाबी मिली लेकिन थोड़ा लेट मिली, बट प्रसिद्धि तो मिल गई थी, लोग Okay. जानने लगे Yeah. थे कॉलेज लेवल, कॉलेज Yeah. करियर में भी, क्योंकि हाँ, मैं मुझे पता है आपका एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें आपने कहा था कि मोदी जी ने आपका नाम लिया था किसी भाषण देते वक्त। मन की बात, किसी भाषण किया, मन की बात को नहीं ओके, करते। राइट राइट, फिर आई हैव हर्ड, किसी भाषण किया है, ये तो मन आई की बात हैव है। सीन दैट वीडियो Right, मन की इंटरव्यू। बात was big. मन की बात was big time, क्योंकि जो Yeah. फर्स्ट राउंड था ना, पहली बार जो मन की बात का सेशन आया था, Yeah. मैसिव, क्योंकि Yeah. पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ था इंडिया में कि वो कनेक्ट करे डायरेक्टली, और देश भर में किसी किसी चुने हुए टैलेंट को, उनके 300 टैलेंट सर्चर्स थे, वो सर्च करते थे, रिसर्च करते थे किस बंदे में क्या है। हाँ। एक आम आदमी को पकड़ते थे कि जो आम जिंदगी जी रहा है लेकिन उसके बाद भी समथिंग एक्स्ट्रा वो कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई जैसे हॉस्पिटल में कोई नर्स एक्सेप्शनल काम कर रही है। तो इस तरह उन्होंने, उनकी रिसर्च टीम पूरी देश भर में उनका निगाहें बिल्कुल लगी हुई थी कि कहाँ टैलेंट है। तो किसी ने स्पॉट किया होगा, क्योंकि मैं हमेशा सोशल मीडिया का सहारा लेता था, क्योंकि उस समय में गैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमें अगर जहांगीर के लिए हम अगर अप्रोच करते थे, आपको 3 साल का आपको कहते हैं ना वेटिंग पीरियड रहता था, तो और ऊपर से हम प्रॉब्लम हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते अगर होता भी तो इस तरह का था। तो मैंने सोशल मीडिया को अच्छा से इस्तेमाल किया, उसको वही मेरे गैलरी थे। वो पॉइंट पर भी आने वाला हो। मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे जो आपके टाइम के हैं, जो अभी काफी बड़े हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया इज बैड थिंग फॉर देम ऐसे। लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखा जाऊँ ना, आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो, अपडेटेड रहते हो। ओके, तो उसके पीछे लगाओ कि आपको टेक्नोलॉजी पसंद आती है, इंस्टाग्राम आपको पसंद आता है, या फिर आपको आगे बढ़ना इसलिए आप ये सारे रिसोर्सेज का यूज करते हो स्मार्टली? पहली बात है, मुझे जैसे मैंने आपको कहा था, मुझे तारीफ अच्छा लगता है। या तारीफ का मतलब ऐसा नहीं, उस हिसाब से आप मत लीजिए। मैं अपना काम को दिखाना चाहता था, मुझे एक माध्यम चाहिए थी। मैं खूबसूरत पेंटिंग करता था, ये मैं जानता था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब वो संभाला, जैसे कि हो गया, उसको बढ़ता गया, वाटर कलर किया, पोस्टर कलर किया। मैं बहुत बड़ा मूवी बॉफ था टीनेज में, जबरदस्त क्रेज था उस समय। अमिताभ बच्चन का हम बहुत बड़े फैन अभी भी हैं, बट उस समय मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, रेखा, श्रीदेवी, जीना तमन, ये सब हीरोइंस थे। मैं उनका बात कर रहा हूँ, मैं जब 15-16 साल का रहा, ठीक है, मैंने 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। तो मैसिव फैन ऑफ बॉलीवुड, तो उनका पोर्ट्रेट बनाता था। तो हमारे जो पालड़ा, जो छोटा टाउन है उड़ीसा का, पालड़ा, वो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में अभी है, पहले ढेंकनाल में था, अभी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पर मैं उनका पोस्टर बनाता था। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं थे, ड्राइंग शीट क्या है नहीं मालूम, कलर क्या है, सिर्फ पोस्टर कलर आती थी, क्या मिल की बटल में आती थी, पता होगा, रियल कांच की बटल में आती थी। तो उसी से मैं सफ़ेद इस्तेमाल करके, वो कहाँ से कागज़ मिलेगा ना, हमारे मेडिसिन स्टोर था मेरे पिताजी का। तो मेडिसिन स्टोर के जो खड्डे होते, जो डब्बे होते थे, उसको मैं फ्लैट करता था। तो जो सफ़ेदी परसेंट होती थी, उसी के ऊपर मैं पेंटिंग करता था। वो मेरे लिए पेपर थे, उनमें थोड़ा से फोल्ड्स रहते थे, बट मेरे काम चल जाता था, क्योंकि वो कहीं ऑप्शन ही नहीं था, मुझे करना था। कोई एक सरफेस चाहिए थी जिसमें मैं पेंटिंग कर सकूं। तो बहुत तारीफ करते थे लोग, तो वही तो मैं कायल था। उसके जैसे बड़ा हुआ, मैंने बोला कि कहाँ मिलेगा, मैं तो हर वक्त में पेंटिंग करके फ्रेम करके गैलरी में नहीं जा सकता, इतना आसान भी नहीं है। तो वो एक रीज़न था कि मुझे मेरी हुनर दिखाना था, बेसिकली मुझे हुनर दिखाना था, लोगों तक पहुँचना था। तो उस समय में इंस्टाग्राम नहीं था, उस समय फेसबुक था, और फेसबुक से पहले और भी कई सारे वेबसाइट्स थे जो कि जहाँ पे आर्टिस्ट लोग जाके फ्रीली पोस्ट कर सकते थे। जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, शायद 95 जब इंटरनेट आया, जब इंटरनेट पहले बार आया। हाँ, उसमें फाइन आर्ट अमेरिका, redbubble.com और पेंटिंग्स आई लव, ये 3 वेबसाइट्स थे, पोर्टल्स थे जो कि आर्ट से रिलेटेड थे। तो ये फ्री था। जिसको इंटरनेट आता है, तो इंटरनेट में खुद भी सीख गया था, घर में कंप्यूटर खरीद लिया था। मुझे पता है दिस इज समथिंग बिग, हम इसके साथ दूसरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पर मेरे पास अगर हुनर है, मगर उन तक पहुंचना चाहूँगा, तो ये सबसे बेस्ट माध्यम है। तो फाइन आर्ट अमेरिका में मैंने पेंटिंग भी पोस्ट किया लगातार। उस समय काफ़ी जुनून था। मैं एक कार्टूनिस्ट भी बनना चाहता था, मेरी कार्टून बहुत अच्छी होती थी। एक ज़माने में मुझे
कई पब्लिकेशन से भी मुझे ऑफर आया था कि आप आ जाओ। मैं शायद बातों बातों में आगे मैं बताऊंगा कि मेरे सबसे आइडियल अभी तक है जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन किससे मिला है, वो है आर के लक्ष्मण और राजा रवि वर्मा, ये दोनों हैं। तो आर के लक्ष्मण को मैं भगवान जैसे मानता हूँ। तो उनका यू सेड इट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था वो हर चीज में पढ़ता था। ये बचपन से मैं उनको पढ़ते आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, उसके पहले ये कार्टून की वजह लगाव जो है ना बहुत जबरदस्त था मेरा। ठीक है, कैरिकेचर कार्टून बनाना, उनको खास करके आर के लक्ष्मण की। वो जो पॉलिटिकल में बहुत पढ़ाई करता था ना, मैं बता रहा हूँ 80 के बाद 81 से लेकर के 90 तक मेरे स्कूल आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल खत्म हो गया, उसके बाद कॉलेज में आया, तब से मैं उनका बड़ा फैन था। क्योंकि उनकी कार्टून में केवल वो जो कटाक्ष वो नहीं था, उनकी वो जो शैली थी बनाने की तरीका था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो फिगर्स में एक्सेप्शनली गुड था। मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ जो कि बॉडी लैंग्वेज, जैसे दो पॉलिटिशियन बातें कर रहे हैं, कोई गुस्से में है और दूसरा आदमी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो छोटी छोटी हरकतें होती है ना, बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथ का उंगली कैसा होना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। उसके पहले चंदा मामा भी था, चंदा मामा हम कहते थे, उड़िया पब्लिकेशन था, इंग्लिश में ही आता था, मैं उसे भी पढ़ता था। वहाँ पे जो कॉमिक स्ट्रिप आती थी उससे मैं इंस्पायर होता था। तो मेरा कार्टून बनने की बड़ी इच्छा थी, बट मैं देखा कि ये इतने सारे करने से नहीं होगा। एक ही चीज़ को अगर मैं ध्यान दूंगा, मुझे मिली है, कई इंटरनेशनल अवार्ड मिली है, क्योंकि मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। मैं 90 से लेके 2010 तक 2007 तक मैं कई सारे इंटरनेशनल कार्टून कॉम्पिटिशन्स में और फेस्टिवल्स में हिस्सा लेता था, और मुझे कई अवार्ड मिली है। टॉप अवार्ड मिली इंटरनेशनल, फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे इंटरनेशनल अवार्ड में, जिसमें 1 लाख का प्राइज था, मुझे याद है 2009 में। तो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बाद में जैसे मैंने कहा कि ऐसा एक स्टेज आया कि मुझे चुनना पड़ा। कार्टून तो अच्छा है, लोगों को नज़र में आता ना, और लोग आपको तारीफ करते थे, लेकिन उसमें पैसा का ऑप्शंस बहुत कम थे, बहुत लिमिटेड पैसा का ऑप्शंस था। कार्टून कोई खरीदता नहीं है, यू नो दैट। आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना हो राजनीति के ऊपर तो ठीक है, लोग एंजॉय करते उसको, आपको जान जाएंगे, पब्लिसिटी मिल जाएगी, बट इसमें ये नहीं था, पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसा, क्योंकि मैं तो सभी एंजॉय करता था, तो इसीलिए मैं डाइवर्सिफाई कर गया आर्ट की तरफ। पेंटिंग तो करना ही, तो फिर हाँ, तो नो नॉट कह सकते, बट मैंने समझ गया कि शायद पेंटिंग में ही ज़्यादा ये है, तो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान दिया और अच्छा पेंटिंग करता था, और मेरी पेंटिंग भी बिकने लगी थी। कहने का मतलब छोटी छोटी जगह पे कम पैसे में, कई 500 में गया तो कोई 1500 रुपये में, लेकिन बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय में, है ना। अभी लगता है कि कम है, लेकिन उस समय अगर देखेंगे करेंसी के रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। 1992 में मेरी पेंटिंग एक वाटर कलर 1500 रुपये में गया था। दैट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील, क्योंकि उस समय शायद मेरा पेमेंट भी 1500-1600 कुछ था, मुझे याद है। रेलवेज। तो 91 92 की बात कर रहा हूँ, उस समय में शायद 1700-1800 2000 कुछ मेरा पेमेंट था। तो उस समय मुझे 1500 रुपये का मेरे पेंटिंग गया था, वाटर कलर था, 2 वाटर कलर। तो वो पहला कब पेंटिंग बिका था, या फिर किसी ने आपको ऐसे ही पैसे दे दिए? पेंटिंग तो कैसे कहेंगे, मैं हर चीज़ में पेंटिंग ही में दिखाई देता है। मैं इवन आपको पता नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल लेवल में, मैं मूर्तियाँ भी करके, मैं प्रोफेशनल मूर्तियाँ भी किया हूँ। तो गांव में जाके मैं मूर्ति किया, मुझे शौक था, मैं साइन बोर्ड भी बनाया हूँ। मेरे पिताजी और मेरे माँ इसके पूरी खिलाफ में थे, ये गरीब लोग करते हैं, डोंट डू साइन बोर्ड्स। पर मेरे अंदर में भूख था, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं इसलिए करता, मुझे एंजॉय करता था, मुझे दिखाना था। जैसे मैंने कहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे कुछ भी हो, मुझे पेंटिंग करना, मुझे आर्टिस्ट बनना। मुझे आर्टिस्ट बनने से नॉट एज ए प्रोफेशन, मुझे पेंटिंग ही करना, मुझे आनंद मिलता है जिसमें। और जहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग गुड। भगवान ने मुझे एक कलाकार के हिसाब से पैदा किया है, तो मैं कलाकारी ही करूंगा। तो उसी हिसाब से जो भी माध्यम मुझे मिला, मैं उसको पकड़ लिया। साइन बोर्ड बनानी, मैं साइन बोर्ड बनाऊंगा, और मेरी साइन बोर्ड यूनिक होती थी। जिस दिन मेरी साइन बोर्ड हमारे छोटे से टाउन में लगती थी, उसमें मेला लग जाती थी मेरे साइन बोर्ड के सामने। आप एक छोटी सी दुकान, एक किताब की दुकान हो, तो उसमें अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, थिंक अबाउट इट, समझ रहे हो ना। और अगर कोई क्या कहते हैं स्टेशनरी दुकान है, तो ओह क्या कहना, उसमें तो कई सारे ऑप्शन है, जिसमें लेडीज की जो निक्स नैक्स मिलती हैं, लिपस्टिक, काजल, ये सब मिलती है, तो उसमें ऑप्शन मिलते थे। तो उसमें हीरोइनों को मैं समा देता था। इट वॉज लाइक ए मिनी पोस्टर, मूवी पोस्टर, एंड पीपल
कहते हैं ना हमारी जो स्मॉल टाउन के लोग जिस दिन पोस्टर लगाए तो सबको खबर मिल जाती है, इट्स ए बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज कि विजय का, मुझे विजय बुलाते हैं, विजय का नया साइन बोर्ड लग चुका है। ओके। ठीक है। तो उसके सामने लोग खड़े होते थे और देखते थे, घंटों भर देखते थे। एक इलेक्ट्रिकल दुकान था, उन्होंने मुझे एक दिया था, ऑफर दिया था, उसने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, शायद वो सोच रहे होंगे पूरा पैसा मुझे नहीं मिला है। ओके। तो उसका नाम था साओ इलेक्ट्रिकल्स। ओके। हाँ, मुझे पूरा मुंबई बना दिया था, यकीन नहीं करोगे, मुंबई का जो मराइन ड्राइव का जो स्काई लाइन है, मैंने उसको पूरा बना दिया था, उसकी पूरे लाइट्स जो है उसमें रिफ्लेक्शन होते थे। तो इस तरह का आज की तारीख में मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी तो उसका इमेज भी नहीं मेरे पास, उसमें कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, तो अभी तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उस समय मैं कैसा था। हाउ यू फील अबाउट दैट? आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब आप रिग्रेट करते हो? रिग्रेट करता हूँ, और इसीलिए क्यों शुरू होता हूँ, जैसे कि आपने सवाल कहा था कि आपने यहाँ पे क्यों पोस्ट किया सोशल मीडिया में, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं चाहिए, कहीं तो जा रही है। आज की तारीख में किताब पढ़ने से कितने लोग किताब पढ़ेंगे? अगर मैं ऑनलाइन जाता हूँ, उसमें अगर कर देता हूँ, अगर ये इंटरनेट पे चली जाती है, तो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं कोई भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, इट्स लाइक ए डिजिटल वर्ल्ड, राइट। हाँ, तो मैं कहा था, तो हाँ उस समय नहीं है, बट मैं जैसे कहा कि वो इलेक्ट्रिकल दुकान सबकी एक साइन बोर्ड था, वो इतनी खूबसूरत है, अभी भी कहूँगा। पूरा मुंबई का मराइन ड्राइव मैंने कर दिया था, उसमें नीचे पानी रखा था, उसमें रिफ्लेक्शंस थे, आइडियाज भयानक थे मेरे उसमें, जबरदस्त आइडिया होते। इलेक्ट्रिक दुकान से मुझे आ गया कि घर में इलेक्ट्रिक होते तो उसकी कैसे रिफ्लेक्शन होगी, तो टमाटर ये सब चीज़ें मैं करके मैं देता था, तो वो भी चालू था। उसके बाद कार्टून छोड़ दिया, पेंटिंग किया। एज क्या होगी? ये सब फॉर्मेटिव पीरियड है, मैं बताऊंगा, ये 80 से 90 के बीच में। फिर आपकी एज क्या होगी फिर? एज के 80 के 90 बोलने से शायद 15 से 25 तक। ओके। 15 से 25 तक, हाँ, ये मेरा पीरियड रहा है, क्योंकि मुझे 90 में मुझे जॉब मिल गया, तब मैं 25 साल का था, 25 ईयर्स का था, और मैंने स्कूल ख़त्म किया 80 में, 81 से 90 के बीच में। ये मेरे स्ट्रगल पीरियड था। मैं स्ट्रगल कभी नहीं कहता, मुझे कोई स्ट्रगल जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता था मैं वो करता था, कैसे भी हिसाब से, और ये मैं हमें जानता था कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, मुझे करना ही है। मेरे जैसे कि मैंने कहा, फादर मदर को क्या है, उनको तो पता नहीं ना आर्ट ऐसा भी एक प्रोफेशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने पेंटिंग जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं करता था। ठीक है, वो चलता रहा। उसके बाद वो एक्सपीरियंस मेरे काम कर गया, क्योंकि मैं इतने सारे तमाम चीज़ में कर चुका था, इतना सब्जेक्ट में कर चुका था, इतने मीडियम में कर चुका था, कोई मीडियम था ही नहीं। ये जो एनामल पेंट होते ना, साइन बोर्ड बनाते, उसी पेंट से मैं बनाता था। बहुत हार्श होते थे, मेरी उंगली छिल जाती थी, जो है ना चमड़े ये निकल जाते थे, बिकॉज द कलर्स दे वेरी वेरी डेंजरस केमिकल्स। आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो एनी बेटर। सो मुझे पेंटिंग करना, मुझे ऑप्शंस था, उसको बहुत अभी भी क्विक करता था, मेरा अभी भी क्विक करने की इच्छा। तो अच्छा हुआ कि इतना रफ मीडियम में मैंने कर लिया, तो अब मुझे कोई डिफिकल्ट लगता है। आज की दुनिया में तो तमाम कलर्स है, प्रोसेस है, मीडियम्स है, तो आप आराम से कर सकते हो एवरीथिंग। देखिए, मैं अभी एयर कंडीशन रूम रहता हूँ, यहाँ पे पेंटिंग करता हूँ, लेकिन उस समय जो स्ट्रगल थी, शायद आप भी इसी दौरान अभी जा रहे होंगे, और आगे फ्यूचर शायद आप भी ऐसे एयर कंडीशन आप स्टूडियो में बैठेंगे, फिर आप तमाम काम करेंगे। सो ऐसा रहा है। तो मैं स्ट्रगल वो टाइम में काफ़ी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल नहीं कहूँगा, ये मेरा लर्निंग स्टेज था, मेरा रियल स्टेज है, जहाँ पे मेरा पेंटिंग जो है ना, एक स्टाइल जो शायद तब बन रहा था, जब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट में अभी कह रहा हूँ। सो फ्रॉम 80 to 90 दैट इज माई फॉर्मेटिव पीरियड, ए ग्रेट पीरियड। ऑफ कोर्स सिंस चाइल्डहुड मैं कहूँगा कि हर दिन हर समय में कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और मैं अभी भी मेहनत उतना ही कर रहा हूँ जितनी तब था। हो सकता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, मैं जानता हूँ मैं बहुत जल्दी मैं 60 ईयर का हो जाऊँगा, बहुत जल्दी, शायद 2-3 साल में मैं 60 साल का हो जाऊँगा। बट मेरे में जो जुनून, जो कहते हैं ना, जो एक्साइटमेंट, जो एंथुसियाज्म अभी भी एक 14 साल का बच्चा का जैसा ऐसा। हाँ, शायद एनर्जी मेरा काम ना दे, बट तब तक मैं पेंटिंग करूँगा, अभी भी एंजॉय करूँगा। गुड न्यूज, आप अभी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एग्जैक्टली बिकॉज यू लेफ्ट द जॉब। आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता, है ना, कहते हैं ना। यस। अच्छा, तो आपके लाइफ में वो मोड कब आया, मतलब क्यों आया, मतलब किस वजह से आया? आपको पसंद था बचपन से पेंटिंग करना, एंड यू चोज द रेलवेज जॉब। इंटरेस्टिंग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एंजॉय करता हूँ उसको रिप्लाई देने में। मैं
आर्टिस्ट तो था ही, मैं बहुत मूडी था, मैं बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट था, फियर्सली इंडिपेंडेंट। मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि हमारे घर मिडिल क्लास के थे, तो पैसे की तंगी नहीं थी, पिताजी का मेडिसिन स्टोर था, बावजूद इसके मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं अपनी जो भी है मैं खुद कमाई करूँगा, मेरे जो पेंटिंग मुझे करनी थी, मेरा मेन टारगेट वही रहा हमेशा। देखो घूम फिर के आपका अगर लक्ष्य स्ट्रेट रहा ना, क्लियर रहा ना, आप जिंदगी में कामयाब हासिल करेंगे और उसी हिसाब से आप काम करते रहेंगे। तो मैं अभी स्टोरी देखता हूँ कि मैं ऐसा क्यों किया, आप जैसे अभी सवाल किया कि ठीक है पिताजी देते थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर खुद कमाई करूँगा, मुझे पिताजी से मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे सर मुझे पापा पेंटिंग करनी, मुझे पैसा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इवन ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना, एक रिवोल्यूशनरी कीड़ा, मेरे इवन कॉलेज में जब पढ़ता था करता, शायद आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं वो जो चीज़ें करता था, वो जो साइन बोर्ड, उसमें से मुझे पैसे मिलते थे, ठीक है, एग्जैक्टली वो भी कर रहा था। और मैं अच्छा कपड़ा जैसे मैं पहनना चाहता था, वो मैं खुद फाइनेंस करता था। और एक पब्लिकेशन थी, स्पिरिचुअल पब्लिकेशन थी, अभी भी है मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में, युग शक्ति गायत्री, एक स्पिरिचुअल मैगजीन है। उसमें केवल धर्म के बारे में बातें नहीं होती थी, आम जिंदगी में जो होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आप कैसे रहोगे, आपकी लाइफ कैसी होगी, लाइफ की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, अच्छा चीज़ वहाँ बताते थे। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ इसके बारे में कोई बातें नहीं होती थी वो मैगजीन में। तो उसमें मैं रेगुलरली मैं उनका इलस्ट्रेशन का काम करता था, कभी कवर पेज हो गया, कभी छोटी छोटी कहानी होती थी, कहानी का मैं इलस्ट्रेट करता था, मुझे आनंद आती थी, उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। 2-3 महीना में 500-600, बात कर रहा हूँ 85-86 की, तब बहुत मायने रखता था, 500-600 रुपये 2-3 महीने में, तो उसमें मेरे एक्सपेंसेस होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो करता था। उसके बाद में जैसे आप बड़े होते हो, आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो कि नौकरी करना, ये तो टारगेट है, वही रहता कि आप सरकारी नौकरी करो। तो जैसे मेरी जॉब मिला, मैं ठीक था, मैं पढ़ाई में अच्छा था और मुझे अच्छा जॉब भी और मिल सकता था, पर मैं इंतजार नहीं किया। मुझे आर्टिस्ट बनने की बहुत ज़बरदस्त था, मुझे किसी पेंटिंग करना, मुझे ये सब बड़ा ये लगता था कि ये बड़ा ऑफिसर बनना, मैं बोला ये अगर बनता हूँ तो मैं पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरा वो लक्ष्य नहीं रहा, कभी कभी नहीं रहा मेरा लक्ष्य इधर की पेंटिंग करूँगा। तो जो भी जॉब है उसको ले लो, सरकारी जॉब था तो चलो ठीक है, चेकिंग स्टाफ का जॉब है ना, चलो ठीक है कर लेते हैं। वो था NTPC, उसका नाम था नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उसमें आप बुकिंग क्लर्क, रेलवे के TC, इस टाइप का जॉब थे। तो मेरे हिसाब में ये आया, तो मैंने किया। थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड था, वो ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड था, क्योंकि अचानक आया या फिर आपने उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया था, घर से कहा था? नॉर्मली क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आप नौकरी ढूंढ लिया, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं पेरेंट्स के ऊपर में, ये ऑब्वियसली कि मुझे, मैं क्यों पेरेंट्स के ऊपर में बर्डन करूँ, मैं यंग हूँ, मुझे कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे सभी करते थे, हम कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ते थे ताकि सब नौकरी हम अप्लाई करते थे। तो करते करते ये हो गया, इंटरव्यू भी सिलेक्ट हो गया, तो मुझे दे दिया पोस्टिंग यहाँ पर, मैं खुशी खुशी ले लिया, इसीलिए कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं खुद पेंटिंग करूँगा, ये मेरा सपना था। लेकिन इतना आसान नहीं था, रेलवे का जॉब इतना आसान है, सरकारी नौकरी है, बहुत सारे प्रेशर है, और ये ऐसी जॉब है कि यू आर ऑन द फोर फ्रंट, रेलवे के फोर फ्रंट पे आप चेकिंग स्टाफ रहते हैं, आपको काम करना होता है, पब्लिक से आपको भिड़ना होता है, पब्लिक आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको आके बोलता था। और थोड़ा हमारा चेकिंग स्टाफ का इमेज भी उतना ये नहीं था, तो उस हिसाब से कई सारी बातें सुनना पड़ता था, आई एम वेरी सेंसिटिव। तो इनिशियल 1-2 साल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा, उसके बाद हाँ ये सर, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि धीरे धीरे एडजस्ट हो गया, मुझे लगा कि यही मेरी जॉब है तो ठीक है, अब मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक नहीं समझते आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो। तब मैं पेंटिंग करता था, पेंटिंग बहुत हार्ड वर्क में करता था, मैं इवन नाइट ड्यूटी मेरी होती थी, नाइट ड्यूटी करने के बाद जब मैं घर जाता था, मैं सोता नहीं था, मैं पेंटिंग करता था। मुझे आधी पेंटिंग होने से मुझे नींद नहीं आती थी, तो ये मेहनत मेरा चालू था। तो लोग आते थे कोई पोर्ट्रेट के लिए ऑर्डर भी देते थे, मैं उसमें कर लेता था, तो 2 पैसे मिल भी जाते थे, तो वो भी एक फेज रहा। तो कुछ बच्चे भी आए पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी पेंटिंग एक्चुअली अच्छी होती थी। मैं अभी भी सोचता हूँ कि तो एक्सेप्शनली गुड, कुछ वर्क में देखता हूँ, अर्ली 90s की वर्क देखता हूँ, दैट एक्सेप्शनली गुड। और मैं बहुत किताबें पढ़ता था, आर्ट की मैगजीन्स पढ़ता था, बहुत पेंटिंग देखता था, बहुत रुचि रखता था इस सब चीज़ों में। उस समय तो इंटरनेट नहीं था ना, आपको पता नहीं इंटरनेट क्या होता है, ये बाद में आई, तो तब तक जो भी है
मैगजीन्स में पढ़ के जो भी उस समय जो पेंटिंग, मैं जब भी मुंबई आता था मैं जहांगीर गैलरी जरूर जाता था। रियल आर्ट क्या होती है, कंटेम्पररी आर्ट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ता था। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन आर्ट क्या होता है, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। तो आप तो ये मुझे बड़ा काम कर गया। सोशल मीडिया में भी आने का कारण वही था, हाँ क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे होते थे जिनकी लैंग्वेज स्किल कम था, हाँ बड़ी अच्छी पेंटिंग करते थे लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, लेकिन मेरे था, मैं अच्छा लिखता था। तभी कॉलेज के लाइफ में भी मैं जब भी कोई लिखने की कॉम्पिटिशन होती थी, ऑन द स्पॉट आपको ऐसे लिखना वही लिखना, मैं बहुत अच्छा था। तो मैं लिखने की मेरा एक शैली थी, एक स्टाइल थी। लोग कहते थे कि यू राइट सो वेल। अभी भी देखो मैं सोशल मीडिया में जो रिप्लाईज देता हूँ, आई रीड ऑल द कमेंट्स। उसको सभी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, कई सारे पढ़ते हैं। और मेरा पॉपुलर होने का कारण वो भी है कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ वो मैं जानता हूँ उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ। और जैसे आपने कहा कि बाकी आर्टिस्ट हमारे समय में क्यों इसको अपनाए नहीं और क्यों मैं अपनाया, पर यही कारण था। एक तो लोगों के सामने मेरी वर्क दिखाना था, और दूसरी बात है मेरी लैंग्वेज स्किल कमांड अच्छा था। तो इंटरनेट में ये बड़ा काम करता है, आप कनेक्ट करते लोगों के साथ। सिर्फ पेंटिंग है, आप पेंटिंग पोस्ट कर दिए छोड़ दिए, आप बोले कि ये वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी पेंटिंग को आप कैसे बनाएं, उसको प्रोसेस भी आप अगर बताते हो तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और ये मैं सीखा नया में, जब फेसबुक नहीं था तब एक था, जैसे कि मैंने आपको कहा पेंटिंग आई लव था और फाइन आर्ट अमेरिका था, उसमें मैं पेंटिंग पोस्ट करता था। और ये ग्लोबली था, वो जो वेबसाइट था वो ग्लोबल था, एक ऑस्ट्रेलिया था और एक अमेरिका से था, और दोनों ऑस्ट्रेलिया, redbubble.com। तो उसमें जो पेंटिंग पोस्ट करता था, ये वर्ल्ड जो ऑडियंस है ना ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो मुझे पूछता है कि विश्वाल आपने इसको क्या बनाया, ये क्या है, ये शिव का मतलब क्या है, तो गणेश जी का मतलब क्या है। तो ये मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं उसको मेरे टैलेंट को, हुनर को दिखा सकूं, मैं कैसे लिख सकूं। तो सैडली वो जो पेंटिंग आई लव, वो जो पोर्टल था, शायद नाउ इट इज क्लोज डाउन, बट आई मिस दैट सो बैडली। बट फाइन आर्ट अमेरिका अभी भी है, ये चालू था। और इधर में भी मेरा स्ट्रगल चालू था, क्योंकि रियल लाइफ में जो पेंटिंग आप दिखाते हो वो आपको पसंद नहीं की जाती है, क्योंकि अभी भी वो स्ट्रगल हमेशा रहेगा। जो एकेडमिकली कनेक्टेड है, जो आर्ट कॉलेज से आए हुए हैं, वो आपको हेट करते हैं। जो एकेडमिकली कनेक्टेड, जो कॉलेज से आए हुए हैं, तो हमेशा उनका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो शायद इनका तो फंडामेंटल क्लियर है ही नहीं, तो ये उस लायक नहीं है कि इनके बारे में बातें किया जाए, इनको इनवाइट किया जाए। और प्लस आप तो स्टडी कॉलेजेस से भी नहीं किया होगा, इसलिए तो और ये जाहिर सी बात है, ये मैं समझ सकता हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है। आई अंडरस्टूड, बट आई वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं अपनी आर्ट को मैं कभी आई डिड नॉट टेक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड। मुझे मेहनत करनी है, मुझे जानता हूँ कि आई वाज माई मोस्ट क्रिटिक, मैं पेंटिंग में क्या गलती कर रहा हूँ, कंपोजिशन सही है कि नहीं, 1/3 रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, स्पाइरल कैसे बनेगी, ये मैं बहुत पढ़ता था कि वेस्टर्न क्लासिक मेरे इंस्पिरेशन थे, ठीक है। वो पेंटिंग था तो क्यों अच्छा था, पेंटिंग कैसे स्टडी की जाएगी, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, मेरा पढ़ाई चालू था। तो मेरा यूनिवर्सिटी यही था कि जो जो मुझे लिटरेचर मिलता था मैं वो पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, किताबें खरीदता था, आर्ट की किताबें। तो पेंटिंग को कंपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिशन, कंपोजिशन स्ट्रांग क्यों होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली कंपोजिशन, नेगेटिव स्पेस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, ये मैं डेवलप करता था, पढ़ता था। हाँ शायद हो सकता है 1998 तब मैंने पेंटिंग भेजा था, मेरी पेंटिंग एक वाटर कलर भेजा था जो कि सिलेक्शन हो गया था, और उसको एक बेस्ट एक वाटर कलर का लिए सर्टिफिकेट मिला था, स्पेशल वाटर कलर। एक तो सिलेक्शन होना हमारे बढ़िया, क्योंकि हमें ये लगता था कि चूंकि हम कभी आर्ट कॉलेज से हम बिलोंग नहीं करते, तो हमारे मन में वो इनसिक्योरिटी होता है, शायद हमारी काम तगड़ा नहीं है। जब उसको बेस्ट वाटर कलर की सर्टिफिकेट मिलती है तो कितनी कॉन्फिडेंस मुझे मिला होगा, मैं अभी भी सोच सकता हूँ। इट वॉज ह्यूज फॉर मी, ह्यूज वैलिडेशन। आप वैलिडेशन की रिक्वायर करते हो, यू नीड दैट अप्रिसिएशन, यू नीड वैलिडेशन। व्हेन द वैलिडेशन कम्स फ्रॉम दैट एकेडमिकली कनेक्टेड इवेंट, डेफिनेटली देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बिगर देन दैट। सो वो मुझे मिला था, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद मैं बहुत खुश हो गया था, मुझे सर्टिफिकेट अभी भी होगा। उसके बाद मैं एनकरेज हो गया, तो मैं लगातार वहाँ पे मेरी पेंटिंग सेंड करता गया, सिलेक्शन होता गया। उसके बाद फिर कैमल आर्ट कॉन्टेस्ट होती थी, वहाँ पे सिलेक्शन होता था। उसके बाद नेशनल अवार्ड मिला मुझे, मेरे ख्याल से प्रोफेशनल कैटेगरी में, वही साउथ सेंट्रल जोन में प्रोफेशनल कैटेगरी में सेकेंड बेस्ट पेंटिंग का मुझे मिला था। 3x4 का एक एक्रिलिक पेंटिंग था, फायर उसका नाम था। तो मैंने काफ़ी डिटेल्ड वर्क था, तो वो दिया था, उसमें प्राइज़ भी मिला था। तो मैं बोला कि हाँ मेरे में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बना रहा हूँ, ऐसा ही है, क्योंकि
उस समय में ये भी था ना एकेडमिकली, ये सब फेसबुक के हीरो हैं, ये सब इनको ओरिजिनल नहीं है, ये सब फोटो आके देख लेते हैं, रेफरेंस इमेज डाल करके कुछ भी बना के वो दे रहे हैं। ये सब दीज आर इम्पोस्टर्स, ये रसी आर्टिस्ट नहीं, ये रहा होगा उनके मन में, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो था। लेकिन उसके बाद मेरा रेपुटेशन बढ़ता गया, मेरे काम में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था ये सब चीज़ों में। कार्टून के हिसाब से मेरा रेपुटेशन बढ़ रहा था, अच्छा कार्टून्स बनाता था। उसके बाद ये पेंटिंग में हिस्सा लेता था। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक चूल्हा पेंटिंग हुआ था, एक चूल्हा पेंटिंग बनाया था, मालूम है? चूल्हा, ओडिशा रसोई उसका नाम था। उसको शायद मुंबई आर्ट सोसाइटी की तरफ से या तो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेक्शन हुआ था। नॉट अवार्ड नहीं लगा था, बस सिलेक्शन ही भरा ही हुआ था। वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी पेंटिंग कंपोजिशन थी, ठीक है। दैट पेंटिंग जब सोशल मीडिया में गया, इट वेंट वायरल, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइक्स, अभी भी चल रहा है। दैट पेंटिंग आई पेंटेड इन बैक इन 2012, 2011-12 की पेंटिंग, वो सिलेक्शन होना हुआ, वो मारो गोली, इसमें कोई अवार्ड नहीं लगी थी, बट वो पेंटिंग सोशल मीडिया में गया। अभी तक ट्विटर बोलो कोई ऐसा हैंडल नहीं है, फेसबुक आज बिग बैक देन, थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइक, बिलीव इट और नॉट, इट्स ए पेंटिंग अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। कोई जो अभी जागे हैं तो उनको लगता है कि नया पेंटिंग है, हमने कभी देखा नहीं है, जबकि बहुत पुराने पेंटिंग, तो उसको अभी भी देते हैं और मेरे को बड़ा क्रिंज लगता है ना। तो ये वो उड़ीसा रसोई जो सेंसेशन हो गया, तो उसके बाद ये फार्मूले मुझे एस्टेब्लिश कर दिया कि ये एक अच्छा आर्टिस्ट है। वही तो चाहिए होता है आर्टिस्ट को, कि आपको नाम लोग जाने। तो उसके बाद फेसबुक की लाइक्स, और उसके बाद धीरे धीरे not this one, something similar to that, that is from that series only, from that series only, of course, but that was the first one, and every painting in that series got sold. न सिर्फ पॉपुलैरिटी मिली, वो सेल होना चालू हो गया। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब वो ट्रेन पेंटिंग फेमस हो गया, वो भी वही हुआ, बिलीव इट और नॉट, इट्स ए पेंटिंग, वो भी वायरल हो गया। तो एक समय आया कि मेरी पूरी पेंटिंग वायरल होना चालू हो गया, जितनी भी ट्रेन पेंटिंग, इतने वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री तक चली गई। तो अभी हम बात कर रहे थे कि उनका रिसर्च टीम क्या देखा, वो ट्रेन पेंटिंग उन्होंने देखा कि मोदी जी को लगा ये बंदा एक रेलवे में काम करता है, वो भी चेकिंग स्टाफ के हिसाब से, वो इतने खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, वो भी कभी आर्ट कॉलेज में गया नहीं, तो ये स्टोरी तो बनता है। तो उन्होंने उसको कर दिया। उसके बाद मैं जब अभी नागपुर में जब उतरा ना, तब मैंने पहले देखा रेलवे का एक छोटा सा स्टैचू टाइप पे बनाया है मॉडल। तो मैंने सामने उतरा, मैंने बोला सर ने तो अपने ही स्टेट्स में से आसपास की चीजें उठा ली है और अपना करियर बनाया। आपने पेंटिंग नहीं देखा स्टेशन के बाहर? जब जाएंगे देख लेना, पेंटिंग वहीं पे रखा हुआ गैलरी आपका। हाँ बिल्कुल, प्लेटफॉर्म जैसे एंट्री करते हो ना, लेफ्ट में जब जाओगे, मेन गेट का लेफ्ट साइड में है। 4 बेस्ट वाटर कलर रखा हुआ वहाँ पे। वाह नाइस। हाँ तो रखना ही पड़ेगा, नागपुर का नाम आपने रोशन किया है। पिछले 4-5 साल में लोग जाते हैं ना, ऐसे रैंडम पीपल जाते हैं, फोटो क्लिक करते, सेल्फी उठा के मेरे को सेंड करते, सर हम नागपुर जा रहे थे, हमारे पास 2 घंटा टाइम था। मैंने सरप्राइज, आपने नोटिस कैसे नहीं किया? हम पहली बार नागपुर आए ना, भीड़ भाड़ वाला इलाका इसलिए ज्यादा, क्योंकि इतना गर्मी है, भीड़ भाड़, आपको लगता है कि कहाँ जाके क्या करूँ, उस समय पेंटिंग देखने का आपको मिलना था ना, हमको तो पता था, इसलिए हम लोग आग बंद करके फटाक से बाहर आए। समय होगा तो आप जाएंगे, जाते वक्त ही देख लेंगे। राइट। तो वो जो ट्रेन पेंटिंग है, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी तक बात चली गई, उनकी रिसर्च टीम दिए होंगी। तो अचानक मुझे खबर मिलती है कि एक कॉल आया, सुबह 10 बजे में पेंटिंग कर रहा था कि विश्वाल जी यहाँ का दूरदर्शन के कोई हमारे मित्र थे, वो पहले मेरे इंटरव्यू कहीं दूसरा इवेंट में ले चुके थे, शायद मुझे जानते थे, मुझे फॉलो करते थे मेरे काम से। तो उन्होंने कहा कि विश्वाल जी आप टीवी ऑन करिए या तो रेडियो ऑन करिए, प्रधानमंत्री के जबान पे आपका नाम। मैंने समझा, क्योंकि मैं मन की बात में पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहता हूँ असल में। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं पेंटिंग कर रहा था, और मेरा बेटा था घर पे, बेटी पुणे गई हुई थी क्योंकि कॉलेज में तब पढ़ती थी, बेटा इंजीनियरिंग करता था लेकिन बेंगलुरु से आया हुआ था। आप वो देखा टीवी तो बस मेरी बात ही चालू नहीं है, जस्ट मैंने ओपन किया, 2 मिनट के बाद चालू हो गया कि नागपुर में विजय विश्वाल नाम के कोई टीटी है, और वो चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को अपना आराध्य माना, ये उनका वर्ड थे। इतना सुंदर पेंटिंग बनाते हैं कि मैं उन्हें कर्मयोगी मानता हूँ। तो इस तरह का बड़ी बड़ी बातें हो सकता है
आने वाले दिनों में विजय विश्वाल जी की चर्चा देश भर में हो। जो कि हो रही है अभी भी। तब चालू हो गया था, लेकिन हाँ। उसके बाद ओ माय गॉड, इट वाज पैंडेमोनियम, इट वाज पैंडेमोनियम। या जी न्यूज, ये जी मराठी, ये सब आ गए पूरे लाइन के बाद, सब इंटरव्यू ले रहे हैं दूरदर्शन के बाद पूरे लाइन पे। हमारे घर की शक्कर, मैं रेलवे कॉलोनी में था या नहीं था। अच्छा, ओके। बाप रे, मेरे बेटे का काम था टेलीफोन अटेंड करके बताते रहना, मेरे काम है इंटरव्यू देना, मेरी मिसेस का काम है चाय और नाश्ता सब बनाते रहना जो जितने भी इंटरव्यू आ रहे हैं। एक इंटरव्यू चालू हुए, दो तीन चार वो बाहर खड़े हैं इंटरव्यू, क्योंकि उस समय मन की बात बिग था, इट वाज बिग टाइम। प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर थे उस समय। बाद में कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन वो नए नए थे इसलिए उनका थोड़ा सा पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, है ना। और कुछ अच्छा काम कर रहे थे, नया नया था, और मन की बात तो पॉपुलर ही था। लोगों को ऐसा रैंडम, मेरे फ्रेंड से वो ट्रेन में कहीं जा रहे या तो गाड़ी में जा रहे, कार में जा रहे, उनको सुनाई दे रहा कि बोले वो बोले हम गाड़ी को रोक दिए, तेरे बारे में बात कर रहे थे। तो यानी इतना पॉपुलर था। तो फोन कॉल्स इतने आ रहे थे कि हमारे पास टेलीफोन था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था। तो टेलीफोन से बस वो अटेंड करते गए, मेरा बेटा अटेंड करता गया, तो इस तरह का था। तो उसके बाद मेरा ट्रेन पेंटिंग लोगों के साथ एक कनेक्शन बना पाया इमीडिएटली। उनको लगा कि हियर इज अ मैन हु इज वर्किंग फॉर इंडियन रेलवेज, बट ही फाउंड समथिंग फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। रेल के बारे में कोई ज़्यादा पेंटिंग नहीं बनी थी, खास करके इंडियन रेलवे। और उसको वेट प्लेटफॉर्म, मैंने एक सीरीज दिया था, उसका नाम वेट प्लेटफॉर्म, उसी नाम से पॉपुलर है। तो पूरी पेंटिंग ना केवल सोल्ड आउट हुई, पहले तो सेल हो ही रहा था, उसके बाद तो मेरे पास कोई पेंटिंग रहा ही नहीं। पोस्ट मन की बात विद इन नेक्स्ट फॉलोइंग 2 months मेरी पूरी जो पेंटिंग थे, अराउंड 18-19 पेंटिंग थे, सब सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट आना चालू हो गया। मुझे पता नहीं था, मैं जब 6-7 महीना 1 साल के बाद में फोल्डर खोलता हूँ सोशल मीडिया का, स्पैम फोल्डर में रिक्वेस्ट पड़े हुए थे लंबी लिस्ट की, मुझे ये पेंटिंग चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए। तब तक कई सोल्ड हो गए थे। उसके बाद फिर कमीशन की रिक्वेस्ट पूरे भरे हुए थे, कम से कम 60-70 रिक्वेस्ट थी वहाँ पे पेंटिंग खरीदने की, क्योंकि उन्होंने सब देखा था प्रधानमंत्री के पास, वो सब एनआरआईज थे मैक्सिमम। और उसके बाद एक्चुअली उस टाइम में मैं सोच रहा था कि रेलवे को मैं छोड़ दूं, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री जी का कहने के पहले पेंटिंग मेरी सेल होना चालू हो गया। पर उस समय मैं सोच भी रहा था कि मैं क्विट करूं, बहुत हो गया, क्योंकि मेरा पैरेलल इनकम होने लगी है, तो आई कैन सेल्फ सस्टेन माई सेल्फ विदाउट हैविंग ए जॉब। जॉब रहना एक अच्छी बात थी मेरे लिए उस समय, क्योंकि मुझे जब पता था ये मेरे लिए बड़ा फायदा क्यों होगा रेलवे का जब मैं क्यों किया, और उसका क्या फायदा, आपने पूछा कि आपने जब क्यों किया, ये बहुत बड़ा फायदा है। शायद ये फायदा एक जो कले से आया हुआ है, जो आर्टिस्ट जो आर्ट कले से पढ़ा है, शायद उसको फायदा नहीं मिलेगा। ये हुआ कि मैं, चूंकि मुझे पता था कि आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू ब्रिंग फूड टू माई टेबल। मुझे पता है मेरा इनकम सोर्स है, मेरे घर में कैसे चूल्हा जलेगा उसके लिए मुझे टेंशन नहीं था। तो मैं अपनी पसंद की पेंटिंग करता था। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल आर्टिस्ट होता तो मुझे शायद किसी चाचा मर गए, दादा मर गए, उन्हीं का पोर्ट्रेट बनाना पड़ता। तो मैं जो क्रिएटिव जो काम मैं किया वो मैं अपनी पसंद से किया, मुझे अपनी खुद को खुशी करने के लिए किया, किसी को खुश करने के लिए नहीं। इंडिपेंडेंट। मुझे कमीशन के ऑफर आते थे, अगर बहुत अच्छा है तो मैं लेता था, अदरवाइज मुझे नहीं लेना। तो मुझे वो ऑप्शन मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि मेरी महीना का महीना मेरा पेमेंट आ रहा है। तो ये जो मुझे कंफर्ट लेवल दिया, कंफर्ट जोन दिया, जो कि कई सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट को शायद ये ना मिले, है ना। उनको इंतजार करना पड़ता था कि कब मैं गैलरी में लगाऊं, फिर लोग खरीदेंगे, तब जाकर मेन इनकम का सोर्स होगा। लेकिन मैं ऐसा पेंटिंग किया जिसकी की प्रसिद्धि मिली, पैसा भी मिला, और मेरा नाम भी मिला, रोशन हो गया उसके चलते। तो इसीलिए रेलवे में आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है। कई थोड़ा सा डेफिनेटली स्ट्रगल भी रहा है, इमोशनली में कुछ साल डिस्टर्ब डेफिनेटली रहा, बट इट वाज वर्थ इट। अगर मैं पीछे फिर भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि द बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि वहीं रहा, जहाँ रहा वहीं पे मुझे मेरी मॉडल मिल गई, ट्रेन्स मिल गए, जिसको कभी सब्जेक्ट किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि मैं क्लोजली जानता हूँ रेलवे स्टेशन को। अगर एक आर्टिस्ट जो रेलवे में काम किया हो खुद, वो जिस तरह से रेलवे को वर्णन कर सकता है इतनी खूबसूरती से, शायद दूसरा कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुझे जो ब्यूटी दिखती है शायद किसी दूसरा को नहीं दिखेगा। आई वाज ए बॉर्न आर्टिस्ट। रेलवे में काम, पता नहीं अगर मैं बैंक में जॉब करता शायद बैंक की बिल्डिंग बहुत सारे बनाता, तब पता नहीं पॉपुलर होता कि नहीं होता, लेकिन मेरे लिए कंफर्ट था। मैं नौकरी में छत्तीसगढ़ जाता था, रायपुर जाता था, दुर्ग जाता था, वहाँ पे नौकरी के बाद मैं सीधा चले जाता, मेरे पास हमेशा किट रहती थी।
वाटर कलर की। मैं जब बाहर जाके पेंटिंग करता था, रात भर ड्यूटी करता, दिन में जाके पेंटिंग करता, तमाम जगह के जाकर सब जानते हैं मुझे, रायगढ़ से लेके आप आर्ट इंडस्ट्री के महेंद्र सिंह धोनी हो। दोनों जो भी है। बट मैं जहाँ जाता था, जैसे कि रायगढ़ हो गया, रायगढ़ में उतरता था, वहाँ उतर के मैं डिफरेंट लोकेशन चले जाता था, वहाँ पेंटिंग करता था। एक जगह है कोरबा, कोरबा तो सेंसेशन, जिसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी का पेंटिंग बनाया था, मन की बात के बाद उनको रिटर्न गिफ्ट देना था, तो वो दिया ना, और ये उनके पास रहा वो पेंटिंग। उसके बाद उन्होंने वो पेंटिंग उन्होंने ऑक्शन भी किया। हाँ, ये सबको ठीक है, डोमेस्टिक। उसके बाद ये हुआ ना, क्योंकि तब काफ़ी पॉपुलर हो गया था, मेरी चर्चा हो रही थी आर्ट वर्ल्ड में और रेलवे कम्युनिटी में भी। तो एक दिल्ली का सूरजकुंड में एक रेलवे का शिविर था, एक शिविर बना हुआ था, तो उसके लिए मुझे एक एंटायर गैलरी मिली थी कि आप उसमें अपना पेंटिंग शो करो। बाकी सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर में था स्टॉल्स, तो मुझे दिया गया था गैलरी सिर्फ पेंटिंग के लिए। ये बहुत गर्व की बात था। तो रेल मिनिस्ट्री मेरे फैन थे, सुरेश प्रभु जी थे उस समय में, मुझे बुलाया गया, बाकायदा प्रधानमंत्री भी आए, उनसे मुलाकात हुई और पेंटिंग में उनको गिफ्ट दिया गया। उसके बाद वो पेंटिंग उन्होंने कहा ना, मुझे याद है, क्या नागपुर वाले, हम तो आपकी पेंटिंग बहुत देख चुके हैं इंटरनेट में। और किसी ने रेल मिनिस्टर बड़ा उत्साहित थे, तो रेल मिनिस्टर उनके साथ में थे, सर बिस्वाल ने सर आपका पेंटिंग यहाँ बना। हाँ, मैं तो ये देख चुका हूँ इंटरनेट में। जहाँ पे प्रधानमंत्री छाता लेके चल रहे हैं दीघा प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट आल्सो वो भी एक वायरल पेंटिंग में से वो भी है। हाँ, तो वो रहा बड़ा सुखद अनुभव रहा वो पेंटिंग को लेकर। उसके बाद फिर शायद प्रधानमंत्री ने उसको ऑक्शन में दिया, क्योंकि नमामि गंगा प्रोजेक्ट एक था, तो जिसके लिए उनको उन्होंने क्या किया, जितने भी गिफ्ट उनको मिला था, सिर्फ मेरे से नहीं, कई लोगों से तमाम चीज़ें मिली थी। किसी ने शाल दिया, किसी ने पश्मीना दिया, तो मेरी पेंटिंग सबसे ज़्यादा पैसा में एनजीए में उसको क्यूरेट किया था, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हाँ, दिल्ली का क्यूरेट किया था। तो मेरी पेंटिंग सबसे कीमत रेट में वहाँ गया था। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, बट कोई एक रसिक रहा है, डेफिनेटली उन्होंने पेंटिंग खरीदा है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो गिफ्ट दिया हूँ, मैं काहे के लिए मैं देखना चाहूँगा कि मेरी पेंटिंग कितने में गया, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी किसी गिफ्टेड आइटम मैंने प्रधानमंत्री को दिया था, उन्होंने सही जगह पर उसका इस्तेमाल भी किया, उसे जो पैसा मिला तो उस पैसा से उन्होंने ये किया, नमामि गंगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया और क्या गया, तो अच्छा है ना। और पेंटिंग भी गया, पेंटिंग भी सही जगह को गया होगा, जो भी खरीदे होंगे, मुझे पता आज तक पता नहीं चला कि कौन खरीदा, ठीक है। तो ऐसा रहा मेरा जर्नी अब तक की। तो इसलिए मैं जब कहता ना कि मैं वो छोड़ना चाहता था, फिर मन की बात हो गया, फिर लोगों ने कहे कि प्रधानमंत्री ने आपका इतना तारीफ की है, आप अगर अभी नौकरी छोड़ देंगे तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फिर कुछ दिन ब्रेक दिया, फिर 2017 को मेरी आफ्टर ऑल फिर मैंने अप्लाई किया कि नहीं, मैं बहुत हो गया, और मैं 365 दिन 24 घंटे 7 दिन आज आर्टिस्ट में जीना चाहता हूँ, और ये मेरा लाइफ की एम्बिशन थी, और जो मैं जी रहा हूँ, जो जिंदगी में हमेशा जीना चाहता था, कि सुबह उठते ही मैं स्टूडियो जाऊँगा, पेंटिंग करूँ, अपने पसंद की पेंटिंग करूँ, अभी भी करता हूँ। ये देखो पीछे पेंटिंग, ये नागपुर स्टेशन है, आप देखा, ये नागपुर स्टेशन है, दैट वन ओनली, और उधर कलकत्ता है, ठीक है। क्योंकि जब रेलवे का नागपुर में जब पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था, वो कलकत्ता से आया था, उसका नाम था BNR, बेंगल नागपुर रेलवे, यू नो दैट। इतिहास में जाओगे तो पहला रेल जो ट्रेन से आया था वो कलकत्ता से, कलकत्ता नागपुर से कैसे जुड़ा, और ये फिर आगे बढ़ गया मुंबई तक, तो उसके बीच में रहा नागपुर। तो BN रेलवेज को ये ट्रिब्यूट है। तो इधर से कलकत्ता आ रही है और इधर से नागपुर आ रही है, कि दो शहर कैसे मिलते हैं। नागपुर क्या, इट्स सिंबल कि इंडिया कैसे कनेक्ट करता है, पूरी इंडिया कैसे कनेक्ट होते हैं रेलवे की वजह से, ये लाइफ लाइन है। अगला क्वेश्चन मेरा उसी के ऊपर है। आपने बहुत से जगह घूमे हैं, आपको अगर ऑप्शंस दिए जाए तो कौन सा सिटी या फिर कंट्री चूज करोगे जहाँ पे अगले जन्म में आप बॉर्न होना चाहते हो, या फिर ऑब्वियसली इंडिया। मुझे इंडिया के बिना मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। वेयर इन इंडिया, अभी इंडिया में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आप अभी जस्ट कश्मीर में आप घूम के आए। नहीं, इंडिया में कहीं भी मुझे चलेगा, कहीं भी मुझे चलेगा, इस जगह पे रहूँ जहाँ पे ट्रेन हो, नहीं जरूरी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को, ट्रेन से भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इंडिया में रहूँ, इंडिया में मैं जन्म और मैं पेंटिंग करूँ, आज आर्टिस्ट में जन्म लेना चाहता हूँ। आज आर्टिस्ट सेम मैं जैसे आर्टिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हिसाब से बनना चाहता हूँ, सेम। मेरे को कोई दूसरा कंट्री नहीं है। दूसरा कंट्री घूमने के लिए अच्छा है, बट रहने के लिए इंडिया है। हाँ, दूसरा कंट्री ठीक है, जैसे कि मैं एक्साइटेड हूँ, कुछ जो कंट्री में कभी नहीं गया उससे मैं जाना चाहूँगा, उन्हें कुछ बताना चाहूँगा, तो वो अलग बात होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
इंडिया विल बी माई होम। मेरा बेटा अभी कनाडा में रहता है, उसका सिटीजनशिप ऑलमोस्ट शायद ले लेगा, क्योंकि उसका सिटीजनशिप वहाँ पे मिल चुका है कनाडा में। वो मुझे कहता है कि आप पापा यहाँ के सेटल हो जाओ। बोले ना, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं उड़ीसा में रह सकता हूँ, जाता हूँ, मेरा घर भी उड़ीसा में है, मैं वहाँ रहूँगा डेफिनेटली, मैं वहाँ भी जाऊँगा। और नागपुर तो मेरा हमेशा का कनेक्शन रहा ही, हमारा स्टूडियो है, ये मेरा कर्म भूमि है, और मेरा पहचान भी यहाँ से ज़्यादा हुई है। तो मेरा डुअल सिटी में है, तो उड़ीसा एक तरफ है मेरा घर, मेरा जो पल्नाडा जो घर है, और यहाँ ये जगह है। तो यहाँ पे आप, ये आपका स्टूडियो है या घर है? ये मेरा घर स्टूडियो। ओके, दिस इज ये फ्लोर में स्टूडियो के लिए रखा हूँ। और अभी हाल ही में मेरा रिनोवेशन चालू है, ऊपर लगभग कंप्लीट हो गया 80%, 20% और बची है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसको मुझे रखना था एक जगह पे, इसलिए एक रूम भी बन रहा है और एक ओपन स्पेस बन रहा है, इसलिए मैं, हाँ, तो वो स्पेस मुझे चाहिए होता है, जो कि मुंबई में शायद सपना होता। तो यहाँ चूंकि मेरा खुद का इंडिपेंडेंट हाउस है, तो मैं कर सकता हूँ। तो चालू है मेरा रिनोवेशन काम, तो वहाँ पे भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा होता, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ठंड में वहाँ पे कुछ ओपन स्पेयर में कुछ कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैं वो बना रहा हूँ। एक दिन आएगा आपका दिन जब आप समंदर के सामने नहीं, मेरा वो सब ले लोगे जिंदगी में और इतना पेंटिंग करोगे। नहीं, इतना एम्बिशन मत रखो। नहीं, देखो ये तो कहीं भी करते, देखो अभी देखो कश्मीर गए ना, हाँ, अच्छा पहलगाम में जाके और 5 स्टार होटल में जाके पेंटिंग करना, ये सुविधा तो मुझे मिल ही रहा है। और घर तो घर होता है ना, कुछ भी कहो, घर घर होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने अपनों के साथ आपको जिंदगी बितानी है, तो ये तो मैं यहीं एंजॉय करता हूँ। बाकी पेंटिंग के लिए तो हर जगह जाता हूँ, मुंबई में बुलाया जाता है, बेंगलोर में बुलाया जाता है, देश भर में मैं जाते रहता हूँ, वो तो काम हो ही रहा है। और देश क्या, देश के बाहर भी जा रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी जाने वाला हूँ, शायद अगर बात सब ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट में इस्तांबुल तुर्की जाऊँगा, तो ये सब हो ही रहा है। तो मेरे लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई एम ए ग्लोबल आर्टिस्ट। इसको लेके अगला सवाल हम ये कह सकते हैं कि आपके लाइफ में अभी तक हाई मोमेंट और एक लो मोमेंट होता है, मतलब एक हैप्पी मोमेंट और एकदम लोवेस्ट मोमेंट, ऐसे दो मोमेंट कौन से हैं आपके सवाल अच्छा है, बट हैप्पी पता है, आई थिंक मोदी जी का हो सकता है, नहीं आपके पता है संकेत, भगवान, मुझे पता नहीं, शायद ये भगवान का एक ब्लेसिंग है, माँ सरस्वती का ब्लेसिंग आप कह सकते हो, कि मुझे एक ऐसा मेमोरी दी है, ऐसा मेरा मेमोरी चिप दी है कि जो वर्स्ट मेमोरी मेरे पास ज़्यादातर रहता नहीं, पर हैप्पी मोमेंट्स मेरे पास इतने मिलियंस हैं, मैं उसी को याद करता हूँ। मैं सैड मोमेंट को ये याद नहीं करना चाहता हूँ, या हो सकता है मैं भूल जाता हूँ वो चीज़ों को। ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत सैड मोमेंट हुआ है। प्रोबेबली किसी मेरे रिलेटिव्स की, मेरे फ्रेंड्स की जो डेथ हुई है, शायद मेरी माँ का डेथ, शायद वो मेरे सैड होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी से अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं था। मेरी माँ, मेरे फादर को मैं मिस करता हूँ, मेरे फादर पापा गुजर गए हैं, करीब 10 साल हो गया, 10 साल के ऊपर हो गया। मेरी माँ भी गुजर गई 3 साल पहले। तो हाँ, तो वो बात मुझे लगता है कि थोड़ा लो होगा, मैं अपनों को खोना शायद वो रहेगा। बाकी हमेशा भगवान ने मुझे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स दिए हैं, मुझे अच्छा परिवार दिया है, मेरी अच्छी पत्नी दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, तो मेरा कोई शिकायत ही नहीं है। बहुत सारे खुशी मोमेंट मैं कहूँगा, मैं इसलिए मैं अपने भगवान को हमेशा थैंक्स कहता हूँ कि मुझे अभी तक हेल्दी रखे हैं। भगवान दया से मैं अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, फाइनेंशियली साउंड में ज़्यादा सपना भी नहीं देखो, बड़े बड़े सपना नहीं देखो। जैसे आपने कहा कि शायद जैसे ये शाहरुख खान हो सकता है वो मन्नत वाली सपना देखेगा, हमारा सपना जो है हमारी पूरी हो रही है। मेरा कोई मलाल भी नहीं है, कोई कहते हैं ना, जैसे कि अगर आपको फिर से जन्म लेना तो शायद मैं फिर से रिपीट हो सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही लाइफ भी ठीक है। बीइंग एन आर्टिस्ट इज द अल्टीमेट थिंग। तो मुझे नहीं लगता मेरे कोई ऐसे डाउन मोमेंट्स या डिप्रेसिव मोमेंट्स ऐसा कुछ रहा नहीं, रहा भी तो लास्टिंग ही नहीं करता। आई एम सच ए पॉजिटिव, इसलिए मेरे पेंटिंग में कभी आप सैडनेस आपको नहीं मिलेगा। देयर ऑल पॉजिटिव पेंटिंग्स, वो ट्रेन पेंटिंग क्यों ना हो, कि भगवान की पेंटिंग क्यों ना हो, बनवासी की पेंटिंग क्यों ना, मेरी पेंटिंग देख के कभी कोई सैड नहीं होता, कोई कुछ लॉस्ट नहीं हो जाता, कोई दुखी नहीं हो जाता, कोई डिप्रेस नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली मैं इटाली जाना चाहूँगा, मेरा खुद का ये है कि अभी तक इटाली में गया नहीं। इटाली, रोम, वेनिस, वहाँ जाके पेंटिंग करने का, जहाँ पे लियोनार्डो डा विंसी का घर है, तो डा विंसी का जहाँ रहना, जहाँ वो जो क्या नाम उसका, वो शहर का नाम, छोटा सा शहर का नाम भूल रहा हूँ, जो भी है, इटाली का जो जगह है वो सब जगह में डेफिनेटली मैं वहाँ जाके पेंटिंग करने का, मेरा फ्लोरेंस मुझे डेफिनेटली मुझे पेंटिंग करने की वहाँ एक सपना है।
वो जगह में डेफिनेटली मैं जाऊँगा। दैट इज अल्टीमेट ड्रीम। Yeah. अभी तक हुआ नहीं है बट हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। Yeah, मैं yeah. काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ इस चीज़ के बारे में। में राइट, तो ये है। बाकी रेती सैंडस्टोन बनाने की मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, इट्स नॉट ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आपको पता है कि मैं बारिशों से खेलता हूँ, मेरी रिफ्लेक्शंस दुनिया में मशहूर है और लोग उसके बहुत पसंद करते हैं। ट्रेन की पेंटिंग भी अमूमन सब वेट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो वेटनेस, पानी, रेन, क्लाउड्स, मैं इसमें खेलता हूँ। तो इसलिए आई नेवर मिस्ड पेंटिंग a desert or something like that. Dryness just I don't know, it puts me off. I love wetness. मुझे I'm an aquatic boy. मैं बचपन में पानी के साथ खेलना बड़ा पसंद था। मैं घर में as a कहते हैं ना रिवेलियस टाइप का था कि मैं घर में, हमारे घर में साथ I was the only one कि मैं छिपके से घर से निकल जाता था, नदी में तैर के आता था। नाइस। मुझे घर में कुआं वाले पानी में, हमारे घर में सब सुविधा था, बाथरूम था, सब था, लेकिन मेरे को पसंद नहीं था। मैं छिपके से चले जाता था। घर में बहुत डांट पड़ती थी, मेरे पापा मम्मी बहुत गाली देते थे। नदी है ना, बहती पानी में कभी बह गया तो क्या। और मैं ऐसा भी सिचुएशन में हूँ कि शायद मैं ड्राउन भी हो जाता। तो लेकिन मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता था पानी से। मैं वही बात कि पानी से मेरा इतना अटैचमेंट है कि मैं डेजर्ट के बारे में सोचता नहीं। ये डस्ट, ये धूल, ये सैंड शायद मुझे उतना रास नहीं आई अभी तक। एंड आप अपने 20-year-old विश्वाल जी को अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो तो वो क्या होगी? बी कॉन्फिडेंट। मैं बहुत शाय था, तो थोड़ा सा मेरे और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने ऊपर में वो जो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा आपको होना चाहिए था, और जो लेट किया आपने शायद लेट नहीं करना चाहिए था, और आगे आप में बहुत टैलेंट थी और आपको और जल्दी आपको महसूस करना चाहिए था, उस हिसाब से और ज़्यादा काम करना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा आपको अपनी मन की भावना आपको व्यक्त कर देनी चाहिए थी, जो कि मैंने किया नहीं ठीक समय पे। इसलिए बाकी अदरवाइज आज ओके। और मैं अभी तक जो मेरा जर्नी रहा है काफ़ी खूबसूरत रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, थोड़ा सा और आउटगोइंग, विश्वाल तुम थोड़ा और आउटगोइंग होते तो शायद और ज़्यादा आपको ये मिलता, बट आई एम हैप्पी द वे लाइफ हैज टर्न आउट फॉर मी, सो नो रिग्रेट व्हाटसएवर। ब्यूटीफुल थैंक यू, थैंक यू। dum da da dum 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 da da dum da da dum da da dum dum da da dum da da dum da da dum 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 da da dum dum dum.